उन्होंने assumption में पहला ये assumption लिया कि इकोनॉमी में 2 टाइप्स के गुड्स बनते हैं, सिर्फ 2 तरीके के ही गुड्स बनते हैं, उसके अलावा और कोई गुड नहीं बनता। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये assumption ही तो होगा, ये रियलिटी तो है नहीं कि असली इकोनॉमी में जो है सिर्फ 2 टाइप के गुड तो बनेंगे नहीं, बहुत तरीके के वैरायटी ऑफ गुड्स बनते हैं, है ना? कई चीजें बनती हैं। इसीलिए assumption में ये मान लिया गया था कि इकोनॉमी में हमें हमारे क्या बनते हैं, सिर्फ 2 तरीके के गुड बनते हैं। उनका दूसरा assumption ये था, सेकेंड assumption ये था कि जो टेक्नोलॉजीज हैं वो चेंज नहीं होती हैं। क्या लिखा था कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। उनके अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजी की लेवल थी, यानी कि कभी भी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आता है। और ये भी बात जो है रियलिटी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि असली दुनिया में क्या होता है, टेक्नोलॉजी हर दिन बदलती रहती है। जैसे आज हमारे हाथ में कोई अलग टेक्नोलॉजी का मोबाइल फोन है, तो आज से 2 साल पहले जो है उससे कम लो टेक्नोलॉजी का फोन था, और अभी आज से 1-2 साल बाद जो है और अच्छा अच्छा फोन आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा हमारे हाथ में। किसी भी मशीनरी की अगर हम बात करेंगे या किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, तो वो क्या होता है, कॉन्स्टेंटली जो है चेंज होता रहता है। लेकिन इनके अजम्पशंस में ये मान के चला गया था कि टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, बात समझ में आई? पहला अजम्पशन उन्होंने ये लिया कि जो है इकोनॉमी में सिर्फ 2 तरह की गुड्स बनती हैं, और दूसरा अजम्पशन उन्होंने ये लिया कि जो है टेक्नोलॉजी में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आता है। बात समझ में आई? आगे बढ़े। थर्ड अजम्पशन लिया उन्होंने, उन लोगों ने थर्ड अजम्पशन लिया कि जो जो क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या रिसोर्सेज हैं, एक सेकेंड, resources are not equally efficient। उन्होंने थर्ड जो अजम्पशन लिया उसमें क्या लिया कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। ये एक सबसे अच्छा अजम्पशन भी है और रियलिटी से कुछ मिलता जुलता भी है। कैसे बोल सकते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं या जो लेबर है, जो जिनसे हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी को पूरा कर पा रहे हैं, तो ये मानना था कि वो सब जो है इक्वली एक जैसे एफिशिएंट नहीं है। हर रिसोर्सेज हर प्रोडक्ट के लिए, हर गुड बनाने के लिए एक बराबर का एफिशिएंट नहीं है। ये बात समझ में? इसको हम ऐसे समझते हैं एक एग्जांपल से इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट को, कि जैसे मानते हैं कि एक लेबर है, कोई एक लेबर है, ठीक है, और उस लेबर वो जो है वो पिछले 5 साल से 6 साल से फर्नीचर की फैक्ट्री में काम कर रहा है। ओके, ये लेबर जो है पिछले 5-6 साल से फर्नीचर की फैक्ट्री में काम कर रहा है, और ये जो है फर्नीचर बनाने के लिए, टेबल चेयर बनाने के लिए बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुका है, हो चुका होगा। कोई एक पर्सन जो है एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में कई दिन से काम कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली वो वहां पे काम करने में उसको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा, वो वहां का एक्सपर्ट बन जाएगा काम करने में, है ना? तो वो क्या करता है, वो जो है 1 आवर में जो है 20 चेयर्स बना सकता है। 1 आवर में 20 चेयर जो है वो बना सकता है, इतना एक्सपर्ट हो गया कि 1 घंटे में उसने 20 चेयर जो है लकड़ी के बना सकता है। ठीक है, तो अगर हमने क्या किया कि मेरी फैक्ट्री जो है अभी मान लो बंद हो रही है या कुछ भी हो रही है, हमने इस पर्टिकुलर लेबर को बोला कि कल से जो है तुम्हें जाना है, तुम्हें किसी और चीज की फैक्ट्री में जाना है, फॉर एग्जाम्पल कार बनाने की फैक्ट्री में जाना है, और वहां जाके कार मैन्युफैक्चर करना है। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये जो लेबर है जो जितने एफिशिएंटली जो है फर्नीचर की फैक्ट्री में काम कर रहा था, क्या ये इतने ही एफिशिएंटली जो है कार बनाने में भी काम कर सकता है, कार की फैक्ट्री में? नो मैम, नो मैम। ओके, तो क्योंकि वो कई टाइम से काम कर रहा था फर्नीचर की फैक्ट्री में, तो वहाँ एक्सपर्टाइज हो गया था, वहां पे उसको आदत हो गई थी, उसको उसका हाथ सेट था कि कब किस चीज को कैसे जोड़ना है, कैसे बनाना है, वो सारी चीजें उसको अच्छे से आ गई थी। जितने एफिशिएंटली वो फैक्ट्री में काम कर रहा था फर्नीचर की, उतने ही सेम कैपेसिटी से वो कार के फैक्ट्री में काम नहीं कर पाएगा। ये बात समझ में आई, है ना?
तो हम ये बात ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं हर जगह इक्वली एफिशिएंट नहीं हो सकते हैं। ये एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो अगर कोई एक सेकंड पर्सन भी है, एक और लेबर है ना। इस फर्स्ट जो लेबर था उसको एक आवर में 20 चेयर वो बनाने में लग रहा था, 20 चेयर बनाने में 1 आवर लगता था, लेकिन जो सेकंड लेबर है वो वही 20 चेयर को जो है 3 आवर्स में बना पाता है। 20 चेयर्स को वो कितने टाइम में बना लेता है? 3 आवर में बना लेता है। तो ये बात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी क्या होता है, जो एफिशिएंसी में चेंज आ जाता है ना। सबकी कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं होती है। हो सकता है एक आदमी को वो काम करने में 1 घंटा लग रहा हो तो दूसरे आदमी को वही काम करने में 3 घंटा लग रहा हो, है ना। ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि मान लो हो सकता है मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है 30 मिनट्स लग रहे हो और आपको दिया जाए वो क्वेश्चन करने में आपसे 10 मिनट्स में कर ले। तो क्या होता है, पर्सन टू पर्सन जो है एफिशिएंसी जो है डिफर करती रहती है। तो वही चीज यहाँ कह रही है कि रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, इक्वली एफिशिएंट नहीं होते, यानी एक बराबर से एफिशिएंट नहीं होते। ये बात समझ में आई? मैम एक बार फिर। एक बार फिर से समझा दे, कौन सा वाला कि सारा? देखो, इकोनॉमी में क्या हुआ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में सबसे पहले कुछ अजम्पशंस मान के चले गए हैं कि कोई चीजें, कुछ चीजें हमें अपने आप से पहले मान के चलनी है, कुछ अजम्पशंस लिए गए थे। फर्स्ट अजम्पशन ये था कि इकोनॉमी में सिर्फ 2 तरीके के गुड बनते हैं, हमें समझना था कि सिर्फ 2 ही प्रकार के सामान बनाए जाते हैं पूरे इकोनॉमी में, ये चीज मान के चलना था। ये रियलिटी नहीं होती है, इसीलिए इसको हमें अजम्पशन में लिखा, क्योंकि हमें इसको मानना है, ऐसे मानेंगे कि हम सिर्फ 2 ही तरीके के गुड बन रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये लिखा था कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कांस्टेंट होती है। तो इकोनॉमी में जो भी टेक्नोलॉजी की लेवल है, यानी कि टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो अपग्रेड नहीं होती है कोई भी टेक्नोलॉजी, जो है ना आज जैसी है वो वैसी ही हमेशा रहने वाली है, उसमें कोई भी चेंज टेक्नोलॉजी में नहीं आने वाला है। ये दूसरी चीज मान के चलते हैं। और एक चीज मान के चलते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि जिससे हम प्रोडक्शन एक्टिविटी कर पाते हैं, वो सारे रिसोर्सेज क्या है, इक्वली एफिशिएंट नहीं है, यानी एक बराबर से जो है कैपेबल नहीं है, एफिशिएंट नहीं है कि वो हर तरीके का चीज एक बराबर के कैपेसिटी से प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। कैसे नहीं है इक्वली एफिशिएंट? क्योंकि हम बोल सकते हैं कि मान लो कि कोई एक पर्सन है जिसको फैक्ट्री में चेयर बनाने में 20 चेयर बनाने में 1 आवर लगता है, 1 आवर का टाइम लगता है ना। और उसी जगह पे कोई एक और अदर पर्सन आया जिसको सेम 20 चेयर बनाने में क्या हो रहा है, उसे जो है 1 घंटे से ज्यादा 3 घंटे का समय लग रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों आदमी जो है वो इक्वली एफिशिएंट है? हाँ दोनों लोग ने हाँ दोनों लोग ने 20 चेयर ही बनाया, लेकिन क्या हुआ, इक्वली टाइम नहीं लिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों पर्सन है इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं। तो ये चीजें हम लोग इकोनॉमिक्स में मान के चलते हैं, ये हमारे अजम्पशंस होते हैं। बात समझ में आई? यस मैम। आगे बढ़े। देखो, अच्छा, तो हम अब देखते हैं ना कि 2 तरीके के गुड हैं, हम लोग बोले ना इकोनॉमी में मान लेते हैं कि 2 तरीके के गुड के प्रोडक्शन होते हैं। तो एक हो गया, चलो, वीट हो गया, और दूसरा हो गया क्या, राइस हो गया, ठीक है। 2 तरीके के गुड प्रोड्यूस हो रहे थे, एक को बोल दिए वीट प्रोड्यूस हो रहा है, एक राइस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि इकोनॉमी में 2 तरीके के गुड प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमें ऐसे, हम इसे क्विंटल की बात करते हैं ना, क्विंटल में बात कर रहे हैं, या बैग के एक बैग की बात कर लेते हैं ऐसे, कि मान लो अगर हमें 1 क्विंटल जो है वीट प्रोड्यूस करना है, तो 1 क्विंटल वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और राइस कितनी प्रोड्यूस हो रही है तब हमारी, 10 क्विंटल, है ना। अगर हम एक वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक वीट मतलब एक वीट मत समझना, क्विंटल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे केजीज में बात हो रही है।
तो अगर हम 1 वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो राइस कितनी बन पा रही है? 10 हो पा रही है। कैसे? क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं ना वो भी क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। ये बात तो हमें पता ही है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। ये अभी हम लोगों ने देखा था ना कि हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज कैसी होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कैसी होती है? लिमिटेड होती है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि रिसोर्सेज हमारे कैसे हैं? लिमिटेड है। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज में, उतनी सी ही चीजों में, उतने लिमिटेड रिसोर्सेज में हमको व्हीट और राइस दोनों चीज का प्रोडक्शन करना है। बात समझ में आई? उस लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें इन दोनों चीजों का प्रोडक्शन करना है। और दोनों चीज के प्रोडक्शन करने में हम देखेंगे कि अगर हम व्हीट का 1 क्विंटल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो राइस जो है उसकी क्वांटिटी हम 10 ले सकते हैं। इसमें कोई डाउट है? नहीं? No, ma'am. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने सोचा कि व्हीट जो है बहुत कम है, व्हीट का जो प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहिए क्योंकि इकोनॉमी में व्हीट की और ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, व्हीट के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे, अब 2 क्विंटल व्हीट को प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, अब जो है व्हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज करके हमने क्या कर दिया, 2 क्विंटल कर दिया। तो अब क्या होगा कि जब व्हीट का प्रोडक्शन हमने 2 किया तो क्योंकि हमारी रिसोर्सेज जो थी वो अभी भी तो लिमिटेड थी, अभी भी तो रिसोर्सेज हमारी बहुत ज्यादा बढ़ नहीं गई हैं, तो हमें अपने राइस के प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कम करना पड़ेगा। बात समझ में आई? क्योंकि उन लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें दोनों चीज का प्रोडक्शन करना है। तो अगर हम किसी एक चीज की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो अदर वाली चीज की प्रोडक्शन को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी कम करना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी जो है कम इकोनॉमी में वीट की प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं थी और वीट की जरूरत थी। तो क्या हुआ कि वीट की प्रोडक्शन को हमने और बढ़ा दिया। तो वीट की प्रोडक्शन तभी बढ़ पाएगी जब राइस की प्रोडक्शन क्या होगी, और ज्यादा कम होगी। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है हमारे, लिमिटेड है। तो वीट की प्रोडक्शन और बढ़ाने के लिए हमें राइस की प्रोडक्शन को और कम करना पड़ा कि जब हम 3 क्विंटल वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें राइस जो है वो 5 क्विंटल करना पड़ गया। ओके, फिर उसी तरीके से अभी भी वीट की प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं थी तो वीट की प्रोडक्शन और बढ़ानी पड़ी। अगर हमें वीट की प्रोडक्शन और बढ़ानी पड़ जाती है तो हमें जो है राइस की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, और ही कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि क्यों एक चीज की प्रोडक्शन बढ़ रही है तो दूसरी चीज की प्रोडक्शन घट रही है? Yes, ma'am. ओके, तो यही हो रहा है कि जब एक चीज की प्रोडक्शन हम यहाँ बढ़ा रहे हैं तो दूसरे चीज की प्रोडक्शन को हमें कम करना पड़ रहा है। रीजन ये है क्या, रिसोर्सेज हमारे जो है वो लिमिटेड होते हैं, तो ऐसा हमें करना पड़ा। तो अगर हम इसी चीज को जरा इकोनॉमिकल टर्म में देखा जाए तो ये हमारा एक डेटा मिल गया है ना, हमें एक तरीके का यहाँ पे क्या हो गया, डेटा मिल गया। तो इस डेटा को चलो क्यों ना हम प्लॉट करके देखते हैं किसी ग्राफ पे। ठीक है, एक ग्राफ पे हम इस डेटा को प्लॉट करके देखते हैं, है ना। ग्राफ में जब करते हैं तो उसमें एक्सेस बनाते हैं, ये एक्स एक्सेस बन गया, ये वाई एक्सेस बन गया, ये हो गया हमारा ओरिजिन। और एक्स एक्सेस पे जो है हम इसे ले लेते हैं वीट को, और वाई एक्सेस पे हम ले लेते हैं किसको, राइस को, राइस की क्वांटिटी को। तो वीट की क्वांटिटी कैसे थी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही था। और इसमें ले लेते हैं 2 4 6 8 एंड 10। ओके, इसको हम ऐसे प्लॉटिंग कर लेते हैं और एक रफली थोड़ा ग्राफ में से प्लॉट करते हैं कि देखते हैं क्या बनता है। जब वीट 1 था तो राइस 10 था, है ना। फिर क्या था, यहाँ पॉइंट होगा, ऐसे इसको पॉइंट कर लेते हैं। फिर क्या हुआ, 2 पे इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, और एक यहाँ था पॉइंट। तो हम कह सकते हैं, अगर इसे हम बिल्कुल एग्जैक्टली जो है जैसा बना हुआ है, जरूरी नहीं है कि उसी तरीके से बनाया जाए। अगर हम इसे रफली पॉइंट करते हैं और इस पॉइंट्स को, सारे डॉट्स को अगर जोड़ देते हैं तो ये कर्व जो है कुछ इस तरीके का बनेगा, बनेगा। Yes, ma'am. ठीक है, पहले हमने प्लॉटिंग कर ली डॉट लगा के, उसके बाद हम उसको कर्व को दोनों एक्सेस में ज्वाइन कर दिए, तो हमारा कर्व जो है कुछ इस तरीके का शेप का बना है। ठीक है,
और इसी कर्व को बोलते हैं क्या? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या बोलते हैं इस कर्व को? प्रोडक्शन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्यों बोलते हैं हम इस कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है वो पॉसिबिलिटी दिखाता है ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ये दो गुड्स के कॉम्बिनेशन के प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी दिखाता है। समझ में आया? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द कर्व विच depicts all possible combination of two goods। इन टू गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन का जो है क्या कर रहा है? पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विथ अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ गिवन रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज हो रही थी यहाँ पे, तब जो है क्या कैसे हम प्रोडक्शन कर रहे थे, क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी थी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स की, यानी इन दोनों गुड के कॉम्बिनेशन को लेके हमने क्या प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बनाई हुई है। ये पॉसिबिलिटीज है ना, ये क्या क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबिलिटी बनी है कि 1 वीट प्रोड्यूस करेंगे तो 10 राइस प्रोड्यूस हो पाएगी। अगर हम 2 वीट का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो राइस की प्रोडक्शन कम करके 8 बन जाएगी, 8 क्विंटल। 3 क्विंटल वीट हुई तो उसका राइस का प्रोडक्शन और कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 क्विंटल हो जाएगा। 4 क्विंटल वीट हो गया तो राइस का प्रोडक्शन और घट के कितना बन जाएगा? 3 क्विंटल बन जाएगा। ठीक है, तो all the possible combination of two goods can be shown through a curve. That curve is known as production possibility curve। ये बात समझ में आई? production possibility curve क्या होता है? बोलो। यस और भी आंसर करिए, और सारे लोग भी। सबको आंसर करना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि किसे समझ में आया किसे नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं कुछ चीजें और हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या करते हैं हम? एक पॉइंट जो है इसके ऊपर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, यानी ऑन द कर्व पे ड्रॉ पॉइंट बनाया हमने, पॉइंट ए। ठीक है, एक जो पॉइंट है हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर पॉइंट बनाया जिसे हमने नाम दिया पॉइंट बी, इनसाइड द कर्व। और एक पॉइंट हमने कहीं आउटसाइड, कहीं बाहर पे ले लिया जिसे हमने नाम दिया पॉइंट सी, है ना? ये आउटसाइड द कर्व है। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जो पॉइंट ऑन द कर्व, यानी इस कर्व के ऊपर, ये जो कर्व लाइन है, ये जो कर्व बनाए हैं, इस कर्व लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट लाई करती है, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई भी, इस पर्टिकुलर लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगी तो हम बोलेंगे क्या? यहाँ पे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या? हाँ, रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है, यानी रिसोर्सेज को हम पूरी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। ये बात समझ में आई? यस कोई भी पॉइंट अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर लाई करेगी, इस कर्व के ऊपर लाई करेगी, तो उसको बोलते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो फुल्ली यूटिलाइज हो रही हैं। ओके, कोई भी पॉइंट अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर, इनसाइड, इस यहाँ पे कहीं पे भी, अगर इनसाइड पे कहीं पे भी पॉइंट लाई करेगी, जैसे यहाँ पॉइंट बी लाई कर रही है, तो हम बोलेंगे कि अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, आउटसाइड रुको तो आ रहे हैं ना आउटसाइड पे। अगर अंदर लाई करता है तो क्या बोलते हैं? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऐसे बोल सकते हैं। बात समझ में आई? अगर कोई भी पॉइंट आउटसाइड दी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि यहाँ पे लाई कर रही है, इसका मतलब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के कर्व के बाहर कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट अगर लाई करेगी
तो हम उसे बोलेंगे क्या? अनअटेनेबल पॉइंट। क्या बोलेंगे? अनअटेनेबल पॉइंट। ठीक है, समझ में Yes. आया? क्या बोलेंगे? अनअटेनेबल पॉइंट इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये पॉसिबल ही नहीं है। इसमें मतलब मेरे कहने का है कि यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि 5 क्विंटल व्हीट का भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाए और 10 क्विंटल राइस का भी प्रोड्यूस किया जाए। क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम ये ऐसा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं? है ना? जो कॉम्बिनेशन हम नहीं ले सकते, जो पॉसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? अनअटेनेबल पॉइंट, क्योंकि हम उसे कभी भी ये पॉसिबल ही नहीं है, ये ऐसा हम कर ही नहीं सकते। जितनी पॉसिबिलिटी होती है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर होती है, या जो चीज अगर हम रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज नहीं करते हैं तो हम उसे बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन, यानी कि उस कर्व के अंदर कहीं पे वो पॉइंट लाई करती है। लेकिन अगर हम रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करते हैं तब जो पॉइंट बनता है तो यानी वो कर्व के ऊपर कहीं ना कहीं लाई करेगी, तब हम बोलेंगे फुल यूटिलाइज हो रहा है रिसोर्सेज का। लेकिन अगर रिसोर्सेज जो पॉसिबल ही नहीं है, जितना हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है उतना हम कॉम्बिनेशन अगर बनाना चाहते हैं, जैसे कि 5 यहाँ और 10 यहाँ, तो क्या ये बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसलिए हम इस पॉइंट को बोलते हैं अनअटेनेबल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो है कभी भी प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो कहाँ से प्रोडक्शन होगा। बात समझ में आई? Yes. ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें और हैं जिसे अभी अभी स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्लास ओवर होने का टाइम हो गया है। तो इतनी चीजें समझ में आई हैं आप लोगों को? इसमें कोई डाउट है अभी? हाँ, देखो Ma'am. जो बुक है, बुक में इसके जो हमने अजम्पशंस लिखाए हैं आपको यहाँ पे, ये तीनों अजम्पशंस, इन अजम्पशंस के से ज्यादा 2-3 अजम्पशन और मिलेगा। ऐसा मिलेगा कि रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, ऐसा लिखा होगा, है ना? और लिखा होगा कि रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, ऐसा लिखा होगा। तो उन अजम्पशंस को भी हम लोग पीछे कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। अभी फिलहाल के लिए जो ये जानने के लिए जरूरी था, इसमें यही 3 अजम्पशन सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अभी तक हम लोग इसको पढ़े भी नहीं थे। क्या नहीं पढ़े थे? कि 2 तरीके के गुड्स बनाए जाते हैं और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होती है, रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। यही 3 चीज अभी तक हम लोग नहीं पढ़े थे, इसीलिए हमने अजम्पशन में पहले ये 3 चीज लिखाई। इनके अलावा भी 2 अजम्पशन और होते हैं जो कि आपको बुक में मिल जाएंगे आराम से। ये लिखा होगा कि रिसोर्सेज आर फिक्स्ड या रिसोर्सेज आर गिवन, एक ये बात लिखी होगी, और एक ये बात लिखी होगी कि रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज, सारे रिसोर्सेज को हम फुल्ली और एफिशिएंटली यूज करेंगे, ये बात लिखी होगी। ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, Ma'am, micro संदीप गर्ग। ma'am, statistics दोनों के लिए, दो. दोनों के लिए संदीप गर्ग, दोनों के लिए संदीप गर्ग लेना। ठीक है, Yes, ma'am. इसे आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग 12:30 वाली क्लास में। क्लास इज ओवर।